हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 साइंस सीबीएसई। सबसे पहले जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो एक फिनोमेना है जिसमें लाइट आपकी बाउंस बैक होती है, सेम मीडियम में स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को। अब हमारे दो लॉज होते हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। अब हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, देन इट वुड बी ऑफ द सेम साइज। जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा उतना ही इमेज और मिरर के बीच में होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब स्पेरिकल मिरर्स मेरे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं और कॉनकेव मिरर जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस है, कर्व सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग है वो आउटवर्ड्स है और कॉनकेव का इनवर्ड्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आपकी स्पेरिकल मिरर्स के साथ। उसमें सबसे पहली टर्म है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है हॉलो स्फीयर का, ग्लास का, जो कि आपका स्पेरिकल मिरर से अपार्ट होता है। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अपार्ट। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। स्पेरिकल मिरर का वो रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का, ग्लास के। पोल आपका होता है स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्पेरिकल मिरर आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट होता है जहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस एट विच आपके रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट मिरर से होकर उसी डायरेक्शन के पैरेलल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक्चुअली वो आपकी मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। प्रिंसिपल फोकस अगर मैं कन्वेक्स मिरर का बात करूं तो वो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे आपकी रेज इंसिडेंट होती हैं ऑन द मिरर और आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगी। ये आपकी अपीयर करती है टू डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। फिर हमारी आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। स्पाइकर मिरर्स में आपका आर इक्वल्स टू 2f होता है। अब हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे। जितने भी डिस्टेंस आपके मेजर किए जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और इसका उल्टा। अब जो हाइट आपकी अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और जो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसे नेगेटिव लिया जाएगा। अब रूल्स कैसे, किस तरीके से आपकी इमेजेस फॉर्म होती है स्पेरिकल मिरर में? सबसे पहले जो आपकी रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट बैक होके पास होगी प्रिंसिपल फोकस से इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और अपीयर करेगी डाइवर्ज होना आपका प्रिंसिपल फोकस पे इन कॉन्वेक्स मिरर। रूल टू क्या कहता है? हमारी जो रे पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जो आपकी रे होगी वो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर जो कि पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखिए आप इस तरीके से ये आई यहाँ पे फोकस से पास हुई और पैरेलल होगी। रूल थ्री मेरा क्या कहता है कि जो आपकी रे पास हो रही है टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। यहाँ पे आई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी सिमिलरली आप पे। फिर आपका जो रे इंसिडेंटली आपका टुवर्ड्स पोल आएगी वो आपका सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी क्योंकि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो फॉलो करती है। एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर इन्फिनिटी पे है आपका, फोकस पे इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी है आपका, सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी। सिमिलरली आपके चार के सी पे है तो आपका इमेज भी ही सी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका सी और एफ पे है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। आपका एफ और पी पे है तो ये आपकी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ये देखिए आप, ये है आपका एट इन्फिनिटी, फोकस पे इमेज हाईली डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी पे ही होगी, इक्वल साइज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड सी एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड पी बिहाइंड द मिरर एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो वो आपका फोकस से पहले बनेगी इमेज, बिफोर फोकस। ये देखिए, एट इन्फिनिटी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल तो बिटवीन पी एंड एफ, डिमिनिश एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं मिरर के, तो आपका यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पोल से ही मेजर किए जाएंगे। जितने भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव लिया जाएगा। जितने भी आपके इमेजेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा और बिलो नेगेटिव लिया जाएगा। ये देखिए आप। मूविंग टू द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1 upon f, f is focal length, plus 1 upon u plus 1 upon v. U is for image distance and sorry object distance and v is for image distance. और लीनियर मैग्निफिकेशन, आपको जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं आपका इन द रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब आपका जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका मैग्निफिकेशन होता है। ये आपका माइनस वी अपॉन यू भी होता है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें आपका लाइट अपना पाथ चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब कॉजेस क्या है, जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन कॉज होगा। पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ आपका स्नेल्स लॉ होता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे स्नेल लॉ भी बोलते हैं हम। अब हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट है उसको अगर मैं लिखता हूँ 1 and 2, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मैं 1 and 2 लिखता हूँ तो v1 upon v2, 2 and 2 लिखता हूँ तो मेरा v2 upon v1। अब इसका मतलब क्या है कि हम मीडियम टू के रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, अब यहाँ पे क्या मीडियम वन रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। जब भी हम रेयर टू डेंसर में जाएंगे आपकी लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी हम डेंसर टू रेयर में जाएंगे लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। जैसे कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंटली, जब भी रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, रिफ्रैक्शन जब भी जो आपकी लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगी किसी भी बाउंड्री पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दो मीडिया के इक्वल होंगे तो रिफ्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं है। रेक्टेंगुलर स्लैब में आपके रिफ्रैक्शन दो बार होता है, एयर ग्लास इंटरफेरेंस और ग्लास एयर इंटरफेरेंस। जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब मैं लेंस की बात करता हूँ तो हमें दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस जिसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी लेंस का। ईच ऑफ द टू स्पेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो आपके सेंटर्स होते हैं उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C1 एंड C2। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी लेंस में स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से। जो प्रिंसिपल फोकस है वो आपका पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, जो लाया करता है टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस जब कन्वर्ज करती है आफ्टर द पासिंग थ्रू दी लेंस। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जब लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज करने के लिए जाती है थ्रू द लेंस। फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन की बात करें तो आपके जितने भी डिस्टेंस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से देखे जाएंगे। डिस्टेंसेस आपके जो मेजर किए जाएंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। हाइट above the principal axis is positive and below it is negative. Now moving to the rules for the tracing images by the spherical lens। जो आपकी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से इन बोथ द केसेस। ये देखिए आप, यहाँ से गई पास हो गई, यहाँ पे आपका क्या है, इस वाले फोकस पे पास होगी कॉन्केव लेंस। रूल टू क्या कह रहा है, अगर फोकस से पास हो रही है लाइन आपकी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से। रूल थ्री क्या कह रहा है कि अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। अब हम बात करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय द
कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आपका रखा है तो इमेज आपकी फोकस पे फॉर्म होगी। सिमिलरली अगर आपका ये बियॉन्ड 2f है तो ये आपकी f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे है तो यहाँ पे 2f2 पे इमेज फॉर्म होगी। f1 और 2f1 के बीच में तो बियॉन्ड 2f आपकी इमेज फॉर्म 2f2 फॉर्म होगी। सिमिलरली आपका f1 पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी। बियॉन्ड 2f2 है तो ये आपका f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी। ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ मूविंग टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इन्फिनिटी पे है तो आपका फोकस पे बनेगी। 2f1 और f1 के बीच में है तो आपका ऑप्टिकल सेंटर और ऑफ f1 के बीच में फॉर्म होगी। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। लेंस फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये आपका v और u के टर्म्स में v अपॉन u भी होता है। अब पावर ऑफ लेंस की मैं बात करता हूँ तो 1/f होता है। फोकल लेंथ यहाँ पे आपकी मीटर में होती है। जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। जब भी मैं आपका डिफरेंट कंबाइन लेंसेज को कंबाइन करूंगा तो उसकी पावर आपकी P1 P2 जितने भी लेंसेज में करूंगा एंड सो ऑन ऐड हो जाएगी। होप इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, क्लास 10th साइंस सीबीएसई। सबसे पहले ह्यूमन आई एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो लाइट को सेंस करता है, जिसकी वजह से हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन ऑफ द आई। सबसे पहले आपका आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव लेयर है आई की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेस इसी यहीं से एंटर करता है आई। आई लेंस आपका एडजस्ट करता है फोकल लेंथ, फॉर्म करता है इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। प्यूपल रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपल। रेटिना एक स्क्रीन की तरह फॉर्म करता है, इमेज स्क्रीन है जिस पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। सीलियरी मसल्स आपकी एडजस्ट करता है थिकनेस ऑफ द लेंस। ऑप्टिक नर्व्स आपकी सेंड करता है सिग्नल्स टू द ब्रेन। जो हमारी इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेटिना पे 1/16 सेकेंड में फॉर्म होती है। जनरली इस कंटिन्यूअस सेंसेशन ऑफ आई को फॉर सम टाइम के लिए हम परसिस्टेंट ऑफ विजन कहते हैं। अब दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड शेप सेल्स और कोन शेप। जो रॉड शेप है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और कोन शेप आपके होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द कलर ऑफ द लाइट। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। जनरली हमारा जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है और जो नियर पॉइंट होता है दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज द रेंज ऑफ द विजन। नाउ मूविंग टू द डिफेक्ट्स ऑफ द आई। मायोपिया में क्या होता है, वी कैन सी द क्लियर ऑब्जेक्ट्स, क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, बट वी कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हमें दूर का नहीं दिखता है इसमें। ये देख रहे हैं आप, मायोपिक आई, फार पॉइंट इस तरीके से हो जाता है। अब ये किस वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो जो आपका करेक्शन है वी यूज कॉनकेव लेंस। ये आपका करेक्शन ऑफ मायोपिया है, इसका डायग्राम आपको याद होना चाहिए। मूविंग टू द हाइपरमेट्रोपिया, इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, पास के नहीं दिखते। ये देखिए आप, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है आपका, नियर पॉइंट हाइपरमेट्रिक आई का। और जब मैं लेंस को यूज करता हूँ तो नियर पॉइंट आपका आगे आ जाता है। वी यूज कॉन्वेक्स लेंस फॉर द करेक्शन। प्रेस बायोपिया, इसमें आपका ह्यूमन आई जनरली ओल्ड पर्सन में होता है, इसमें रीड और राइट वी कैन नॉट कंफर्टेबली। ये सीलियरी मसल्स के जो वीकनिंग की वजह से होता है। इसमें हम प्रेस बायोपिया में जनरली जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो इसमें आपका सूटेबल होता है फॉर द फोकल लेंथ एज इन हाइपरमेट्रोपिया। समटाइम्स जो पीपल आपके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से सफर करते हैं तो उन्हें बायोफोकल लेंस एडवाइस किए जाते हैं। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। देखिए ग्लास प्रिज्म के पास दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं जो कि एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अब अगर मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो आपको पी जो है आपको इंसिडेंट रे,
EF आपको रिफ्रैक्टिव रे, FS आपको इमर्जेंट रे, एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन लिखेगा। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट आपकी रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जो ग्लास है वो डेंसर है देन एयर, तो आपकी जो लाइट जब फॉल होगी सरफेस ऑफ प्रिज्म में वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो आपकी पीई है वो आपकी सरफेस पे फॉल हो रही है और बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल एनी। जब ग्लास टू एयर जाएगी जो इमर्जेंट रे एफ एस है वो आपकी बेंड अवे होगी फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे एच डी एस जो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि आपको बताता है कि जो डेविएशन है आपका जो इमर्जेंट रेस है वो डेविएट हो गया है फ्रॉम द इंसिडेंट रे। So when the angle of incidence is equals to the angle of emergence, then the angle of deviation is minimum. अब फिगर के अकॉर्डिंग पीई एन एंगल और एमईएस आपका इक्वल है तो एचडीएस जो आपका होगा वो मिनिमम एंगल डिविएशन का होगा। जो रिफ्रैक्टेड आपका रे है ई है वो पैरेलल होगा साइड बीएस के इस केस में। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है जिसमें आपकी स्प्लिटिंग बीम ऑफ लाइट लाइन आपकी वाइट लाइट आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब आप देखिए जो बैंड ऑफ कलर्स है वो वेबक्योर फॉर्म करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कॉज ऑफ डिस्पर्जन है आपके जो डिफरेंट कलर्स हैं व्हाइट लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डेविएशन कॉज करते हैं। जब भी ये आपके सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म पे रखी जाएगी तो ये वापस से आपकी व्हाइट लाइट बना लेगी इस तरीके से। यहाँ से व्हाइट लाइट गई, विबग्योर आया, विबग्योर फिर आपका इन्वर्टेड प्रिज्म में पास हुआ और व्हाइट लाइट आ गई आपकी स्क्रीन पे। नाउ मूविंग टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसको बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर पासिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से ये होता है। ये रीजन क्या है, जो अर्थ की अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की वो रेयर है एज कम्पेयर टू दी लोअर रेयर, जिसकी वजह से हमें स्टार्स क्या है आपके हायर दिखते हैं। एक्चुअली दे आर सन, अब हमें 2 मिनट पहले सनराइज दिख जाता है और 2 मिनट लेटर हमें सनसेट दिखता है। सन अपीयर हमें होता है ओवल एट सनराइज और सनसेट, बट ये सर्कुलर होता है एट नून। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका डेली लाइफ फिनोमिना है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। अब जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। जो आपके स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मूविंग टू द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपका एक फिनोमिना है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं कोलाइड जो है उस बीम ऑफ लाइट जब पास होगी तो आपकी जो डायरेक्शन के थ्रू वो आपका विजिबल होगा। यहाँ पे आप एक सोल्यूशन देख रहे हैं, एक आपका वाटर और मिल्क का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या, जब सनलाइट आपके डार्क रूम में करती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। जब बीम ऑफ लाइट आपकी प्रोजेक्ट की जाती है स्क्रीन फ्रॉम प्रोजेक्टर में तो आपको विजिबल होती है। जो सनलाइट आपकी कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट होती है तो आपको टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स विजिबल होते हैं। अब हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर और अदर फाइन पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में वो स्मॉलर साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो जो आपका जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वजह से हमें ब्लू इजीली दिखता है। लॉन्गर वेवलेंथ जो है हमें रेड वन है वो नहीं दिखता। तो ब्लू वन इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट थ्रू द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर। अब जो आपका स्काई है वो डार्क क्यों दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट? जो आपका स्काई है आपका डार्क इसलिए दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है। जब सनलाइट स्कैटर नहीं होगी तो आपको ओरिजिनल कलर दिखेगा। हमारा कलर ऑफ सनराइज और सनसेट सिलेबस से हट चुका है। होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 साइंस सीबीएसई। सबसे पहले जो आपका चार्ज है, चार्ज इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम सबको पता है जो लाइक चार्जेस है दैट रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर।
चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। एक कूलम चार्ज में आपके 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अब चार्ज आपका क्या होगा? Ne, n is the number of electrons, E is the charge of one electron. Now the term comes current. Current क्या? Rate of flow of charge is known as current. तो करंट मेरा क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब ऐसा यूनिट क्या है करंट का? दैट इज एम्पियर। एक एम्पियर इक्वल्स टू दिस, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर सॉरी इक्वल्स टू दिस, एंड 1 माइक्रो इक्वल्स टू दिस। करंट को हम एमीटर से मेजर कर सकते हैं। ये हमेशा सीरीज में लगता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब सीरीज और रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इज फॉर वर्क डन एंड क्यू इज फॉर चार्ज। अब आपको जो इसकी ऐसा यूनिट दैट इज वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ये आपका वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर किया जा सकता है। उसका रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। अब हम आते हैं कॉमन सिंबल्स पे। ये कॉमन सिंबल्स आपने यहाँ तक के पढ़े हुए हैं। दिस इज फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज फॉर रियोस्टेट एंड दिस इज फॉर एमीटर, वोल्ट मीटर। अब हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। वो ये कहता है वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे हटाऊंगा तो मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा आर, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये मेरा वी आई ग्राफ है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमारा करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि इफ द वोल्टेज इज डबल्ड इन अ सर्किट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। 99% बच्चे इसका जवाब देते हैं कि रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ है तो करंट भी डबल हुआ ओम्स लॉ के हिसाब से। तो फिर मेरा रेजिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। रेजिस्टेंस अगर मेरा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की आपकी जो यूनिट होती है दैट इज 1 ओम। तो आपका जो 1 ओम हो जाएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर हो जाएगा। रियोस्टेट आपका है जो कि आपका रेजिस्टेंस को वेरिएट करने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आप फैक्टर्स की बात करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब हमारा आता है रेजिस्टिविटी। तो जब हमारा जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा तो मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज रो, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये आपका कैसे डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विद द लेंथ और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट टेम्परेचर के साथ चेंज आ जाता है। मेटल्स में जो रेंज होती है रेजिस्टिविटीज की दैट इज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6। इंसुलेटर में 10⁻12 टू 10⁻17। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे लगाते हैं। देखिए सीरीज में सबसे पहला फंडामेंटल ये है कि करंट वुड बी सेम इन सीरीज। अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहा हूँ तो इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई हो रहा है, इसमें भी आई हो रहा है। तो इस तो डिफर क्या करेगा? वोल्टेज। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। ये देखिए V3 ये हो गया। तो टोटल वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से मैं आई कॉमन ले लूंगा, आई इक्वल्स टू आई है। तो मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। सिमिलरली पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग अलग होता है। करंट जाएगा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, आई करंट सपोज करो यहाँ पे आई करंट है। अब जब इस वाली ब्रांच में जाएगा I1 I2 और I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज आई। ये देखिए अब मेरा जो आई है वो क्या है? मेरा V/R। I1 क्या हो जाएगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3।
वी कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा जो पैरेलल का फॉर्मूला आ जाएगा वही आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब मेरे एडवांटेजेस क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन के ओवर सीरीज? सीरीज के सर्किट में जब एक कंपोनेंट फेल होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो आगे के कंपोनेंट भी काम नहीं करेंगे। बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जिसको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, तो वो सीरीज में लगा ही नहीं सकते। और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में, वो सीरीज के मुकाबले कम होता है। इफ यू कंपेयर द रेजिस्टेंस विद सीरीज, पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस कम होता है। अब हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है तो उसके अंदर हीट आएगी आएगी। तो जो हीट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। हीट इक्वल्स टू वी आई टी। अब आई की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या? आई आर, तो यहाँ से आपका एच इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर टी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की मैं बात करूं तो ये आपका स्टेट करता है जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द टाइम ऑफ द करंट फ्लोइंग। तो जो मेरा हीटिंग इफेक्ट है वो डिजायरेबल डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज होता है। हीटिंग आपका अनडिजायरेबल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी रजिस्टर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इसमें यूज नहीं होता। अब जो हमारा फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, हम सबको पता है टंगस्टन से बना हुआ होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा हाई टेम्परेचर में। हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। फ्यूज एक प्योर टिन या फिर अलॉय ऑफ कॉपर या टिन से बना हुआ होता है। फ्यूज सीरीज में कनेक्टेड होता है लाइव वायर के साथ। फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो करंट कैपेसिटी होती है फ्यूज की बहुत हायर होती है देन ऑफ द अप्लायंसेस। जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो वो मेल्ट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, आगे करंट पास ऑन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर आपका क्या है? The rate at which the electric energy is consumed or dissipated in the electric circuit। तो हमें पता है V इक्वल्स टू, सॉरी, P इक्वल्स टू वी आई। यहाँ पे आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर ओम्स लॉ से आया है। अब इसकी जो यूनिट होती है दैट इज वॉट। 1 वॉट के अंदर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर होते हैं। कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर में आपके 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। अब किलो वाट पर आवर में कैसे आते हैं? 1 किलो में आपके 10 टू द पावर 3, और 1 आवर में आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ही आएगा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई के अपडेट्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, तो आप उस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक मटेरियल होता है जो कि प्रोड्यूस करता है एक फील्ड जो कि अट्रैक्ट या रिपेल करती है और अदर सच मटेरियल्स ऑफ द मैग्नेटिक नेचर। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट आपका लोड स्टोन है। ये अट्रैक्ट करता है मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट हमेशा बायपोलर होती है, उसके पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये पोल हमेशा एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते। जब भी मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा किसी भी मैग्नेट को, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगी। बार मैग्नेट एक आपका रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। ये आयरन से बना हुआ होता है या फिर स्टील या एनी फॉर्म ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके पास दो पोल्स होते हैं हर मैग्नेट की तरह, नॉर्थ एंड साउथ। जब फ्रीली सस्पेंड करूंगा ये भी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। जो स्पेस आपकी मैग्नेट के आसपास होती है, ये स्पेस देखिए, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आपका जो कर्व पाथ होता है आयरन फिलिंग्स का, जो अरेंज करते हैं हम ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करता है बार मैग्नेट में। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी। अब प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ये हमेशा आपकी
नॉर्थ टू साउथ जाएंगी आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज और कंटिन्यूस कर्व होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी आपकी जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और आपकी अपार्ट होंगी जब वो वीक होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल और इक्विडिस्टेंस फील्ड्स प्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है, जब भी हम करंट पास करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन आता है कंपास में। ऑस्टेड ने क्या काम करा था, किसी भी सर्किट के पास जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास में आपका डिफ्लेक्शन आएगा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पिन पॉइंट करेगा। जब मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स करी तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। नेक्स्ट कम योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी होंगी स्ट्रेट करंट कंडक्टर में, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये देखिए इस तरीके से फॉर्म करेंगे। अब जो डायरेक्शन होगी हम उसकी राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपने इस तरीके से ले रखा है, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मेरी फिंगर्स है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरी करंट की डायरेक्शन है थंब। अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एट ऑफ द दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। जितना दूर हम जाएंगे उतनी वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी। अब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट लाई नियर टू द कॉइल, नियरली सर्कुलर और कंसेंट्रिक। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर ऑफ द कॉइल में मैक्सिमम होगी और ज्यादातर यूनिफॉर्म रहती है। अब आप जब भी आप फेस ऑफ द कॉइल को लुक कर देखोगे तो आप ये देखोगे जो करंट है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपका जो फेस होगा दैट इज वुड बी टुवर्ड्स द साउथ पोल। इफ योर करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज दैट इट फेसेस यू द नॉर्थ पोल, जिसे हम बोलते हैं क्लॉक रूल। अब जो हमारा मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतने ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप करंट कैरिंग सोलोनॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आपका पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड्स में वो लाई करता है करंट कैरिंग सोलोनॉइड में, जो कि सिमिलर होता है एक बार मैग्नेट के। आप डायग्राम देखिए, ये एक बार मैग्नेट की तरह होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इनसाइड सोलोनॉइड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। क्लॉक रूल के अकॉर्डिंगली आपको जो एंड ऑफ द सोलेनॉइड है वो करंट जो फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज में वो बिहेव करेगा एक नॉर्थ पोल की तरह, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बिहेव करेगा एक साउथ पोल की तरह। अब आप कितना करंट कर रहे हो, कितने आपके टर्न्स हैं, वो उसके ऊपर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट उतने ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा टर्न्स उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जो डायरेक्शन है फोर्स की वो रिवर्स हो जाएगी जैसे ही मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज करूंगा। जो फोर्स है आपका एक्ट करेगा कंडक्टर पे उसे हम फाउंड करते हैं मैक्सिमम व्हेन करंट होता है मैक्सिमम, और जो मैग्नेटिक फील्ड है राइट एंगल्स टू ईच अदर। जब हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ये आपकी जो फिंगर है ये आपकी करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दैट इज द थ्रस्ट और द फोर्स ऑफ द मोशन। अब हमें समझना पड़ेगा ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर रहे हैं, जो टॉपिक्स इस साल रिलेटेड है उस वीडियो में हमने उसे कवर नहीं किया है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जो हमारे घर है उसके अंदर जो हमें इलेक्ट्रिक पावर आती है वो जो मेन सप्लाई से आती है, हम एसी इलेक्ट्रिक पावर जो है आपकी 220 वोल्ट तक ही ले पाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। जो हमारी वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग जो होती है हाउस में, उसमें रेड इंसुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं लाइव वायर। जो ब्लैक इंसुलेशन होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल वायर, और जो थर्ड हमारा वायर होता है उसे बोलते हैं अर्थ वायर। जो अर्थ वायर है वो आपका सेफ्टी मेजर के लिए इंश्योर होता है कि लीकेज ऑफ करंट ना हो। अब आपका यहाँ पे जो फ्यूज है वो आपका एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस हो जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है या फिर ओवरलोडिंग। होप ये चैप्टर आपको समझ में आया।
आपके डाउट्स क्लियर हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे।